रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स थे। बाद में धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम पिछले 70-75 साल में उसको चेंज किया गया, बड़ी सारी एडिशंस हुई, बड़ी सारी चीज़ें डिलीट की गई। और अगर आज की स्थिति में देखूं, 2024 की अगर मैं स्थिति देखूं, तो इस टाइम पे हमारे पास 12 शेड्यूल हैं, 25 पार्ट्स हैं और 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। देखो आज भी अगर आप आर्टिकल्स देखोगे तो आर्टिकल लास्ट नंबर जो है दैट इज़ 395 ओनली। पर क्योंकि सब आर्टिकल्स बीच में बहुत सारे ऐड हो गए हैं, जैसे आर्टिकल 51 के बाद ऐड किया गया 51A, वैसे ही आर्टिकल 39 के बाद 39A ऐड किया गया। तो आर्टिकल्स जो हैं वो इस तरह से ऐड ऑन हुए हैं, इसलिए आर्टिकल का टोटल नंबर जो है दैट इज़ मोर देन 450। बट एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो लास्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ 395 ओनली, बीच वाले आर्टिकल्स में एडिशंस जो हैं वो करी गई हैं। तो एट प्रेजेंट वी हैव 12 शेड्यूल्स, 25 पार्ट्स एंड मोर देन 450 आर्टिकल्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे शेड्यूल्स की, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं कि कौन सा शेड्यूल किससे रिलेट करता है। ठीक है, तो अब देखो जो पहला शेड्यूल है दैट डील्स विद द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और उनकी जितनी भी उनकी टेरिटरी है कहाँ कहाँ तक है वो सारा फर्स्ट शेड्यूल में दिया है। सेकंड शेड्यूल में जो है वो दिया है, वो बेसिकली वहाँ पे दी हुई हैं सैलरीज़ एंड अलाउंसेस, कि किसको कितनी सैलरी दी जाएगी, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, जैसे प्रेसिडेंट का हो गया, गवर्नर का हो गया, स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर हो गया, देन उसके बाद जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, CAG हो गया, इन सबको कितनी सैलरीज़ पे करनी है, क्या अलाउंसेस पे करने हैं, क्या प्रिविलेजेस रहेंगी इनकी, ये सारी चीज़ें सेकंड शेड्यूल में दी हुई हैं। थर्ड शेड्यूल में दिया है कि ओथ्स एंड एफर्मेशन, की कौन जो है वो कैसे ओथ लेगा, कौन किसको ओथ दिलवाएगा, ये सारी ओथ होती है शपथ। तो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करेगा तो उसको कौन शपथ दिलवाएगा, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो जब इलेक्ट होके आते हैं तो उनको शपथ दिलवाने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। तो कौन किसको शपथ दिलवाएगा, किस शपथ में क्या होगा, वो सारा थर्ड शेड्यूल में दिया है। फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है राज्यसभा को। तो राज्यसभा में किस स्टेट और किस यूनियन टेरिटरी को कितनी रिप्रेजेंटेशन होगी, जैसे आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में 4 मेंबर्स हैं, वैसे ही डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में, तो वो फोर्थ शेड्यूल में दिया है। उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल जो है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना कुछ एरियाज़ को डिक्लेयर किया है शेड्यूल्ड एरियाज़, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, तो उनको सेफ गार्ड करने के लिए जितने भी प्रोविजंस हैं दे आर गिवन इन द फिफ्थ शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल में भी यही दिया है, पर वो उसमें सिर्फ 4 स्टेट्स मेंशन करी हैं कि इनमें जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी। वो 4 स्टेट्स कौन सी है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। सो TMAM करके आप याद रख सकते हैं, त्रिपुरा, मिज़ोरम, असम और मेघालय। इन 4 स्टेट्स में ट्राइबल एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी वो 6 शेड्यूल में दिया। 7th शेड्यूल में दिए गई हैं 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, उसकी डिटेल हम आगे देखते हैं वीडियो में। 9th शेड्यूल जो है वो देखो, ये 8 शेड्यूल जो थे ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, 9th, 10th, 11th और 12th ये शेड्यूल जो है ये बाद में ऐड किए गए हैं। जो 9th शेड्यूल है वो डील करता है कुछ ऐसे एक्ट्स और रेगुलेशंस के लिए जिनके लिए स्पेशली ये बनाया गया था, ताकि उनको अगर 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए तो उनको फिर इम्प्लीमेंट होने से कोई भी नहीं रोक सकता किसी भी ग्राउंड पे। तो 9th शेड्यूल ऐड इसलिए किया गया था। और अगर सिंपली आपसे पूछे तो आपने ये ध्यान रखना है कि 9th शेड्यूल डील्स विद, बनाया किसके लिए गया था, लैंड रिफॉर्म्स के लिए बनाया गया था। तो आप लैंड रिफॉर्म्स तक याद रखेंगे, इससे ज़्यादा डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 10th शेड्यूल जो है वो डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ। एंटी डिफेक्शन लॉ का सिंपल मतलब क्या है कि अगर कोई आदमी जिस पार्टी से चुनाव लड़ा है और चुनाव जीता है,
अगर वो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफेक्शन। और उस डिफेक्शन को रोकने के लिए जो रूल लाया गया, जो लॉ लाया गया, उसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 10th शेड्यूल हमारा जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ डील करता है। 11th शेड्यूल जो है वो डील करता है हमारा पंचायत के साथ, और 12th शेड्यूल डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ। तो ये 4 शेड्यूल जो है ये बाद में ऐड हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इनको लर्न करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेड्यूल से तो कई बार नहीं याद रहते, इसलिए आपको ट्रिक दे रहा हूँ। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बहुत पुरानी ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। देखिए इसमें टोटल कितने वर्ड हैं, TEARS 5, 2 7, 3 10 और 2 12 वर्ड्स हैं, तो 12 से ही आपके पूरे बन जाते हैं ये। देखिए टी से है टेरिटरी, तो मैंने आपको बताया टेरिटरी का नाम। ई से इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स होता है सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स है उसमें, तो सैलरीज के साथ डील करता है सेकंड शेड्यूल। ए है एफर्मेशन एंड ओथ, तो मैंने आपको बता दिया थर्ड शेड्यूल। आर राज्यसभा, तो फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा के साथ डील करता है। फिफ्थ शेड्यूल जो है वो शेड्यूल्ड एरियाज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ डील करता है। सो टीयर्स हो गया। ऑफ की बात करूं तो ओ का मतलब है अदर शेड्यूल्ड एरियाज़, वो मैंने 4 स्टेट्स बताई आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। एफ डील्स विद फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट का मतलब है, फेडरल लिस्ट बेसिकली बोलते हैं सेंट्रल या यूनियन लिस्ट को, तो यूनियन लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया हुआ है 7th शेड्यूल में। ओ डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो 8th शेड्यूल लैंग्वेज के साथ डील करता है। एल डील्स विद, मैंने आपको बताया लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म्स के लॉज जो हैं वो 9th शेड्यूल में दिए गए हैं। फिर उसके बाद डी डील्स विद डिफेक्शन, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ डील करता है। और पीएम आ गया पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो देखो सिंपली एक ट्रिक से आप ये 12 के 12 शेड्यूल जो है वो 2 मिनट में याद कर सकते हैं। सो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, आगे क्या दिया गया कि इंडियन मैंने आपको बताया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वर 22 पार्ट्स, बट एट प्रेजेंट देयर आर 25 पार्ट्स। अब वो कैसे बने वो यहाँ बताया गया। देखो पार्ट 7 जो था उसको डिलीट कर दिया गया था बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, तो बचे कितने, 21 पार्ट्स बच के, एक पार्ट डिलीट हो गया। अब पार्ट 4A और पार्ट 14 ये दोनों ऐड किए गए बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो अब 4A और 14 दो ऐड हुए तो ये हो गए 23। फिर पार्ट 9A ऐड किया गया बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, तो हो गए 24। और पार्ट 9B जो है वो ऐड किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के साथ। अब मैं आपको सिंपली यहाँ बता देता हूँ कि ये पार्ट किस किस के साथ डील करते हैं। देखो पार्ट 4A जो है वो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ, इसको बाद में ऐड किया गया। पार्ट 14 जो है वो डील करता है ट्रिब्यूनल्स के साथ, तो इसको भी बाद में ऐड किया गया। ट्रिब्यूनल्स होते हैं स्पेशल कोर्ट्स, अगर कोई कोर्ट बनाया जाए फॉर स्पेशल पर्पस तो उसको ट्रिब्यूनल कहा जाता है, तो पार्ट 14 उसके साथ डील करता है। पार्ट 9A जो है ये डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ, और पार्ट 9B जो है ये डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ। तो अब आपको ये भी पता लग गया कि कौन कौन सा पार्ट किसके साथ डील करता है और कब कब ऐड किया गया और कब कौन सा डिलीट हुआ। तो ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल की बात करें तो मैंने आपको बोला 8 शेड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, अब 12 हैं। तो अब ऐड कब हुए, 9th शेड्यूल जो है वो ऐड होता है 1951 में, पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, चेंज किया गया और 9th शेड्यूल उसमें ऐड किया गया। और मैंने आपको बता दिया इट डील्स विद लैंड रिफॉर्म्स। 10th शेड्यूल जो है वो ऐड किया जाता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। 1985 में 52nd टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया और 10th शेड्यूल उसमें ऐड किया गया विच डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th शेड्यूल जो है ये ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, ये पंचायत के साथ डील करता है और इसमें 29 आइटम्स हैं, मतलब 29 मुद्दे दिए गए हैं जिस पे पंचायत डिसीजन ले सकती है। वैसे ही 12th शेड्यूल है जो ऐड हुआ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में,
इसमें 18 आइटम्स हैं और ये डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ। मतलब इसमें 18 ऐसे मुद्दे दिए गए हैं जिस पे म्यूनिसिपैलिटीज़ डिसीजन ले सकती है। तो यहाँ आपके ये 12 शेड्यूल्स जो हैं वो होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 8th शेड्यूल जो है वो डील करता है लैंग्वेजेस के साथ। अब 8th शेड्यूल में ऑफिशियली 14 लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन दी गई थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। इस टाइम पे 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8th शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लैंग्वेजेस, तो इट कंसिस्ट ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। पहला कि इंग्लिश जो है वो लिस्ट में नहीं है, तो इंग्लिश इज़ नॉट देयर इन दी 8th शेड्यूल। ऐसे इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम, बट 8th शेड्यूल में इंग्लिश एज अ लैंग्वेज नहीं है। दूसरा, एक ही फॉरेन लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में, वो है नेपालीज़, जो कि इंडिया की नहीं है, बाहर की लैंग्वेज है, बट उसको 8th शेड्यूल में जगह मिली हुई है। उसके बाद सिंधी वॉज ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, जिसमें हमारी कश्मीरी लैंग्वेज भी है, संस्कृत भी है, ये सारी हिंदी वगैरह, तमिल, उड़िया, ये सब लैंग्वेजेस ओरिजिनली थी। अब 15th लैंग्वेज ऐड की गई थी सिंधी 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, हो गई 15। उसके बाद 3 लैंग्वेजेस और ऐड की गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपालीज़। कोंकणी बोली जाती है गोवा में, मणिपुरी बोली जाती है मणिपुर में, और नेपालीज़ बोली जाती है नेपाल में, और कुछ पोर्शन बिहार, उत्तराखंड, यूपी का भी है जहाँ पे नेपालीज़ बोली जाती है। ये ऐड की गई बाई 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हो गई 18 लैंग्वेजेस, और फिर 2003 में 4 लैंग्वेजेस और ऐड की गई। बोडो जो है वो असम में बोली जाती है, बोडो ट्राइब है असम में, वो बोलता है ये लैंग्वेज। डोगरी हम JNK की लैंग्वेज है डोगरी। मैथिली जो है वो बिहार के मिथिला वाले रीजन में बोली जाती है, और संथली जो है ये एक ट्राइबल लैंग्वेज है जो संथल ट्राइब बोलता है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, ये 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई 2003 में बाय द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये मिला के टोटल हो गई 22 लैंग्वेजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिनको रिकॉग्नाइज करता है। सो ये आपने ध्यान में रखना है। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उन्होंने कुछ बड़ी सारी कमिटीज़ बनाई थी, जिसमें ये 8 मेजर कमिटीज़ हैं। तो आपको ये 8 मेजर कमिटीज़ ध्यान रखनी है, और इनके आगे जो चेयरपर्सन थे वो ध्यान रखने हैं। देखो, पहली है यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू थे। देन उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके भी सरदार पटेल ही थे। सब कमिटीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है करने की। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये मेजर कमिटीज़ आपने ध्यान रखनी है अलॉन्ग विद देयर चेयरपर्सन्स, ये इंपॉर्टेंट है। देन ड्राफ्टिंग कमेटी की हमने बात की थी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, और आपको पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो बनी 29 अगस्त 1947 को। आप ये डेट ध्यान में रखेंगे। इस कमेटी का काम था कि ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है नए कॉन्स्टिट्यूशन का। 7 मेंबर थे इस कमेटी में, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके अलावा बाकी जो इनके मेंबर्स हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। N गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये तो रहे हैं मेंबर पूरे टाइम। उसके बाद N माधवा राव आए। वो लेट आए, क्योंकि पहले मेंबर थे BL मित्तर, पर वो बीमार हो गए और उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी से रिज़ाइन कर दिया, तो उनकी जगह कौन आए? N माधवा राव। उसके अलावा DP खेतान थे, जिनकी डेथ हो गई 1948 में, तो उनकी जगह कौन आए? TT कृष्णमाचारी। तो ये 7 मेंबर्स आपने ध्यान में रखने हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, और ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कब? 29 अगस्त 1947 को बनी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है दैट इट इज़ अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, कि मतलब हमने ओरिजिनल कुछ नहीं बनाया, हमने दुनिया के उस टाइम के जितने कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सब को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और इंडियन सिस्टम में जो चीज़ हमें लगी कि वो इम्पॉर्टेंट है, उसको ऐड किया जा सकता है, तो हमने वो वहाँ से ले ली। इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज हैं और सोर्सेज से भी क्वेश्चन जो है वो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो देखो, सबसे पहला सोर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे हमने फेडरल स्कीम ली है। देखो, फेडरल स्कीम क्या होता है? फेडरल स्कीम होता है कि हमारे यहाँ पे एक सेंटर गवर्नमेंट है और उसके बाद डिफरेंट स्टेट्स हैं, और सेंटर और स्टेट्स में हम डिवाइड करके रखा हुआ पावर्स को। जैसे हमने पहले बात की कि 7th शेड्यूल में वी हैव यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो या वैसे ही इंडिया में ये पूरा फेडरल स्कीम जैसे जिसमें यूनियन के पास अपनी पावर्स हैं, स्टेट के पास अपनी पावर्स हैं, वो हमने 1935 के एक्ट से लिया। हर स्टेट में गवर्नर होगा, ये भी हमने वहाँ से लिया। जुडिशरी का पूरा सुप्रीम कोर्ट जो हमारा बना है वो बेसिकली बना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर था एज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद हमने पब्लिक सर्विस कमीशंस का कॉन्सेप्ट, जिसमें यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। एमरजेंसी प्रोविज़न आगे हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो एमरजेंसी का पूरा प्रोसेस है वो हमने 35 के एक्ट से लिया, और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलेगी वो हमने 35 के एक्ट से लिया है। फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि हमने मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी चीज़ें हैं और जो बेसिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो यही 35 वाला एक्ट ही है। फिर बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने सबसे पहली चीज़ ली है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है सब्सिक्वेंट वीडियोस में आगे मैं आपको बताऊंगा, पर अभी आप ये ध्यान रखेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ कि कानून का राज चलेगा। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कि किस तरह से लॉज बनाए जाएंगे, बिल पास किए जाएंगे, वो वहाँ से लिया। सिंगल सिटीजनशिप कि हम एक टाइम पे इंडिया के सिटीज़न ही हैं, द मोमेंट हम किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेंगे हमारी इंडिया की सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी। कैबिनेट सिस्टम यानी प्रधानमंत्री के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मंत्री होंगे जिसको कैबिनेट कहा जाएगा। देन प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है वैसे ही। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और प्रेरोगेटिव रिट्स, ये रिट्स का कॉन्सेप्ट और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फिर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ से हमने सबसे इंपॉर्टेंट लिया फंडामेंटल राइट्स। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हमारे इंडिया में जो जुडिशरी है, जो जजेस हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। देन जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, ये जुडिशरी का काम है ये देखना कि हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देना। देन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, पूरा प्रोसेस हमने यूएसए से लिया है। देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो हमने यूएस से लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को रिमूव कैसे करना है ये प्रोसेस भी हमने यूएस से लिया है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं आपके लिए कि जो हमारा प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो हमने लिया है यूएसए से। हम जो पोजीशन यूएसए में जो पोजीशन ब्रिटेन में किंग की या क्वीन की है वही पोजीशन इंडिया में प्रेसिडेंट की है। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे किंग या क्वीन जो भी है वो हेरिडिटरी है, मतलब वहाँ पे एक फैमिली चलती आ रही है, उन्हीं के बच्चे आगे बनते हैं किंग या क्वीन। बट इंडिया में वो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड है, उसके लिए चुनाव होते हैं। देन आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ली है, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा वो भी हमने वहाँ से लिया। राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, वो भी हमने आयरलैंड से लिया। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट भी हमने आयरलैंड से लिया। देन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या कॉन्सेप्ट लिए हैं, वी हैव टेकन फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि
फेडरेशन तो है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स तो हैं कंट्री में, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। देन उसके बाद रेजिडुअरी पावर टू द सेंटर। इंडिया में जब जितनी भी पावर है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है सेंटर में और स्टेट में, पर अगर कोई बच गई उसके अलावा पावर तो वो भी सेंटर के पास ही रहेगी। उसके बाद हर स्टेट में एक गवर्नर को अपॉइंट करेगा बाय द सेंटर गवर्नमेंट। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने जो है वो 35 के एक्ट से लिया, पर उस गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा ये हमने लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कि अगर कोई ऐसा लीगल मैटर है जिस पे प्रेसिडेंट को किसी तरह की सलाह चाहिए तो वो किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया है। उसके बाद कंट्री के अंदर जितनी भी ट्रेड होती है, कमर्स होती है, वो फ्री है बिल्कुल, उसके ऊपर मतलब उस पर कोई चार्जेस नहीं लगते। और दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग जो है अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जॉइंट सिटिंग जो है वो हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। देन जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे एमरजेंसी के टाइम। एमरजेंसी के टाइम जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे विल बी सस्पेंडेड। फिर सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन या रशिया या यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। उसके अलावा जो हमारे प्रीएम्बल में जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यूएसएसआर से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्सेप्ट लिया रिपब्लिक का, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। उसके अलावा हमने कॉन्सेप्ट लिया आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बेसिक स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने फ्रांस से लिया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे किया जाएगा, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट जो है वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शंस कैसे होंगे ये भी हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से वी हैव टेकन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ।